नमस्कार साथियों। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिस्ट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कौटिल्य या चाणक्य के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में क्या-क्या बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिया था उन्होंने, बहुत से हेल्प किया था उन्होंने और चाणक्य नीति के तहत बहुत से इंडिया को बहुत कुछ सिखाया, जिससे बहुत से फॉरेनर्स भी जो है बहुत ही मोटिवेट हुए हमें देख करके, मतलब हमारे इंडिया को देख करके, ठीक है? और उन्हें कॉपी करने का कोशिश किया। तो ऐसे-ऐसे महानुभाव हमारे इंडिया में हैं। तो वैसे ही हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जैसा कि आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एमजी के बीपी के सेमेस्टर में आपका पूछा जाता है, ये चैप्टर अलग से मेंशन है ये सिलेबस, जिसमें आपको इंडियन इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको कौटिल्य, गोपाल कृष्ण गोखले, गडगिल और आपका जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, जहाँ तक वहाँ आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आए जाएंगे, ठीक है? तो आप सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। इन्होंने, अब देखिए कोई भी हो, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो चाहे चाणक्य हो, अब देखिए इन्होंने क्या इकोनॉमिक्स का कंटेंट क्या दिया इन्होंने, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप आज आपको क्लियर हो जाएगी। तो आज ही हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है? तो भाई गोपाल कृष्ण गोखले, जैसा कि आप नाम इनका समझे होंगे, ये लोग उस समय के थे जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो बहुत सारे ये लोग बहुत हेल्प किए थे महात्मा गांधी के साथ, ठीक है ना? बहुत से इन्होंने लड़ा है, क्रांतिकारी थे ये लोग। तो गोपाल कृष्ण गोखले 9 मई 1866 टू 19 फरवरी को, ये मतलब 9 मई 1866 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है? और रत्नागिरी एक जगह नाम है, मतलब शहर है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे इनका हुआ था। बस अभी आप एज देखिए, मतलब ये कब से कब तक है। उसके बाद वाज एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर, ये पॉलिटिक्स में काम किया था इन्होंने, इंडिया के पॉलिटिकल लीडर थे। एंड सोशल रिफॉर्मर ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये जो है पॉलिटिक्स में जो है ये काम करते थे, बहुत से लोगों के बारे में हेल्प करते थे ये, ठीक है ना? गोखले वाज ए सीनियर लीडर ऑफ एन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? भाई ये जो थे ना, ये कांग्रेस के, इंडियन कांग्रेस के ये मतलब सीनियर लीडर थे, लीड करते थे, सबसे मेन यही थे। और इन्होंने जो है, ये फाउंडर थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के, ठीक है? इसको आप याद कर लेंगे, पूछ सकता है। थ्रू द सोसाइटी एज वेल एज द कांग्रेस, द कांग्रेस एंड अदर लेजिस्लेटिव बॉडीज ही सर्व इन, गोखले कंप्लेन ऑन द इंडियन सेल्फ रूल एंड फॉर द सोशल रिफॉर्म, इन्होंने बहुत से सोशल रिफॉर्म, अपना खुद का रूल बनाया कि अब देश का विकास कैसे होगा, ठीक है ना? चलिए अब आगे इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या लिखा। ही वॉज द लीडर ऑफ द मॉडरेट फंक्शन ऑफ द कांग्रेस पार्टी दैट एडवोकेटेड रिफॉर्म द वर्किंग विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट उस समय काम करे तो उनके लिए ये मतलब हेल्प कर रहे थे, उनका एडवोकेट के रूप में ही वो काम कर रहे थे, पॉलिटिकल लीडर के रूप में। फिर उसके बाद एंड ए मेजर मेंबर ऑफ द पूना एसोसिएशन, ये पूना एसोसिएशन के भी मेजर मेंबर थे, सबसे मेन आदमी थे ये। फिर उसके बाद और पूना सार्वजनिक सभा के भी ये मेजर मेंबर थे, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पूना एसोसिएशन के मेंबर थे और पूना सार्वजनिक सभा के ये मेंबर थे। इन्होंने भाई एक किताब लिखा था, किताब क्या है, क्वेट कहते हैं इसको, क्वेट, ठीक है ना? एक लाइन का जो क्वेट होता है उसको इन्होंने लिखा है। क्या बोला है कि ही इज फेमस, क्वेट बहुत ही ज्यादा फेमस है कि व्हाट बंगाल थिंक टुडे, जो आज बंगाल सोचता है ना, इंडिया थिंक टुमारो, हमारा भारत कल सोचता है। ये क्वेट इन्होंने दिया। इस क्वेट के पीछे बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, आपको यहाँ पे समझने की आप कोशिश करिएगा। अब इसके बाद ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एरा, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले की बात है, गोपाल कृष्ण गोखले वाज एन इंडियन लिबरल पॉलिटिकल लीडर थे ये, ठीक है ना? क्या थे? इंडियन लिबरल पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर, मतलब ये बहुत सारी सामाजिक विकास के लिए बहुत सारी इन्होंने रिफॉर्म भी लाया है। फिर इसके बाद गोखले लेटर बिकम द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के ये क्या थे? सबसे प्रोमिनेंट, मतलब मुख्य सदस्य जिसको कहा जाता है भाई, ठीक है? अब इसके बाद एंड क्रिएटेड द, इन्होंने क्रिएट किया, उसका नाम क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को इन्होंने ही लिखा है, क्रिएट किया, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि 1905 में जो है आपका क्रिएट किया गया था, इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर एंड अन प्रिविलेज पीपल, मतलब जो गरीब लोग हैं, जो इंसान अपने बेसिक नीड को भी सेटिस्फाई मतलब नहीं कर पा रहे हैं, फुलफिल नहीं कर पा, तो उनका इन्होंने हेल्प किया। फिर इसके बाद गोखले मॉनिटर मेंटर महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज द फॉर्मेटिव ईयर बाय एडवोकेटिंग मॉडरेट एंड
कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इज द अगेंस्ट एंड द ग्रेजुअल रिफॉर्म। भाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। हम बार बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको एक चीज बता देते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको लाया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। मतलब बाकी सारी इस यूनिवर्सिटी में, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़िए, मतलब चाहे भी स्टेट बोर्ड की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं साहब, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को कवर करेंगे, आप पढ़ते जाइए। तो जो आपके गोखले साहब थे, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी को जो है, मतलब इनके साथ जो है, इनके बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल में मतलब हेल्प किया इन्होंने, ठीक है, कानून बनाने में। फिर उसके बाद और बहुत से रिफॉर्म भी लाए इन्होंने, मतलब उनका एक तरीके से हेल्प किया था। गोपाल कृष्ण, देखिए आपको मेन मेन पॉइंट जो मैं हाईलाइट किया हूँ उसको ज्यादा फोकस करना है, और जो पॉइंट है उसको आप एक को बस पढ़ लेना है, ठीक है ना। अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि ये क्या थे, गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, ये थे, ये आप दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ, बाकी सभी इंपॉर्टेंट ही है इसमें। अब इसके बाद देखिए ये लाइन छूट गया था, नीचे लिखा हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले वाज बोर्न इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, जो है रत्नागिरी, देखिए 9 मई 1866 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, रत्नागिरी इस डिस्ट्रिक्ट में, जिला में इनका जन्म हुआ था, याद कर लीजिएगा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। चलिए, अब इसके बाद गोखले बिगेन, अब देखिए क्या था इनका स्टडी टीचिंग पावर, आप देखिए क्या ये कहाँ कहाँ पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे, इनका कुछ एजुकेशन भी अब पढ़ लिया जाए। तो ये जो है टीचिंग कैरियर इनका शुरुआत हुआ एट फर्गुसन कॉलेज इन पुणे, पुणे में है, ठीक है, फर्गुसन कॉलेज, वेयर द टॉट हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाते थे, इसे इनका टीचिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद ड्यूरिंग हिज इनिशियल टीचर कैरियर, मतलब जब इन पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में क्या हुआ फिर, कि ही वाज इंट्रोड्यूस टू एमजी रनाडे, ठीक है, एंड अंडर रनाडे guidance he started to volunteer and the टेलनेस एंड द सर्विस टू द कॉज ऑफ पब्लिक लाइफ। ये जब टीचिंग कैरियर की बात इनकी स्टार्टिंग की, तो ये क्या करते थे, मतलब ये एमजी रनाडे, इनसे ये क्या मोटिवेट हुए, और इनसे ये एडवाइस लिया करते थे, इनसे गाइडेंस लिया करते थे कि हम आगे क्या करें, कैसे बढ़े, ठीक है ना, पब्लिक लाइफ के लिए मैं क्या क्या और सारी क्या क्या सर्विसेज दे सकता हूँ, और मैं क्या उनके लिए कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इन द ईयर 1902, ठीक है, 1902 में ही रिटायर्ड फ्रॉम फर्गुसन कॉलेज, ये फर्गुसन कॉलेज जो कि पुणे में था, रिटायर हो गए फिर उसके बाद, एंड लेटर डिवोटेड हिज लाइफ इंटरली टू पॉलिटिकल वर्क, और पूरी तरीके से अपना काम किस पे समर्पित कर दिया इन्होंने, पॉलिटिक्स पे कर दिया, ठीक है ना, अब ये पॉलिटिकल वर्क करना एकदम स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद एंड बिकम एंड प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये तो बात कई बार आपको बता दिया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख मेंबर हो गए, इनके इनके ऊपर कोई नहीं था, मेन ही इंसान थे, ठीक है। गोखले वाज इलेक्टेड टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो है इनको जो है इलेक्ट किया गया, चुना गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। फिर उसके बाद वेयर ही इज मेक ए मार्क एंड ए इमिनेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंटेशन, ठीक है ना, मतलब ये एक तरीके से अ, ये सब के लिए काम कर रहे थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसमें जो है एलिमिनेट किए गए थे पार्लियामेंट में, ठीक है ना, इन्होंने भी कानून बनाते थे ये लोग मिलके। ही बजट स्पीच, इन्होंने बजट स्पीच में क्या बोला कि इन पर्टिकुलर बिकम क्लासेस एज दे कंटेंट सो मच कंस्ट्रक्टिव एंड कंटेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज। भाई देखिए बहुत सारी कमियां थी, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था बहुत सारी कमी थी, तो इन्होंने जो है पहले क्या किया अपने जर्नी में, मतलब ये पॉलिटिकल वर्क कर रहे थे, ठीक है, और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सदस्य भी रह चुके हैं, बहुत ही प्रमुख सदस्य जिसको कह सकते हैं, चीफ जिसको कहते हैं। तो ये क्या किए कि मतलब जो गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी जो बजट बना रही थी, उसकी जो भी कमियां थी, ड्रॉबैक थी, इसको उन्होंने खोजा, और उसको क्रिटिसिज्म निकाल के उसको दूर करने का उपाय बताया कि अब क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये था भाई आपका पूरा गोपाल कृष्ण गोखले का पूरा जीवनी, आपको याद, इसमें जो जो मेन मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा गया है, एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको समझाते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन, जो कि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखिए, टॉप 6 इकोनॉमिक्स आइडियाज ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे ही आपको पढ़ना है, हर एक इंडियन इकोनॉमिक्स का कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है कि इन्होंने क्या इंडिया अब इकोनॉमिक्स में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमको यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इंडियन फाइनेंस के बारे में, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन्होंने किया, ठीक है, लैंड रेवेन्यू के बारे में क्या इन्होंने बताया,
पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में इनका क्या आइडिया था, एजुकेशन और हमारा ट्रेड के बारे में इन्होंने क्या बताया, क्या राय दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, इंडियन फाइनेंस। हमारा जो इंडियन फाइनेंस है, आप देखिए बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। इसमें जो मुख्य बातें हैं आपको सामने में लिखी गई हैं, ठीक है ना, आप ध्यान समझिएगा। इंडियन फाइनेंस, ठीक है, जैसे जैसे बजट बनाया जाता है तो इसमें क्या क्या बात था इसमें कि देखिए, आपको बता देते हैं कि इसमें बहुत सारी बातें इसमें मिलेंगी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, वो पूरी तरीके से क्या थे, हमारे जो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी थी वो सही नहीं थी। ठीक है ना, उसको इन्होंने सुधारने की प्रयास किया, जितना भी बात लिखा होगा उसको मतलब अपना ही बात कुछ बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो विथ रिगार्ड एंड इंडियन बजट, गोखले हेल्ड द व्यू दैट ही शुड द पास्ट आइटम बाय आइटम। ठीक है ना, इनका जो बजट है एक के बाद एक पास होता गया। फिर उसके बाद इन सच ए केस पीपल हैविंग शुड नॉलेज ऑफ इंडियन कंडीशन वुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर द ओपिनियन। उनके पास बहुत मतलब कोई भी इंसान मतलब जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो अपनी बातों को रख सके। हो सकता है कि वो भी कुछ हेल्प कर दे बजट में। ठीक है ना, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर सजेशंस मेड बाय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है उनके सजेशन के लिए शुड बी द रिफर्ड इन द कमेटी ऑफ कंट्रोल। एक कमेटी ऑफ कंट्रोल बनाया गया कि जो कि हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके सजेशन लेने के लिए, उनके सजेशन लेने के लिए बजट के लिए उनका एक कमेटी बनाया गया कि उनको कंट्रोल किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक है, उनको सुना जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। ठीक है, बाकी कोई नहीं सोचता, नॉर्मल जो भी पीपल होते हैं, जनता होते हैं, उनके बारे में अ, उनको सजेशन सुनने के लिए, उनका सजेशन लेने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। ये गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि उनको आप मौका दो एक बार। ठीक है, चलिए। गोखले वाज नॉट ए फेवर ऑफ सरप्लस बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। गोखले जो थे भाई ये सरप्लस बजट के फेवर में नहीं थे। आप तक पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि जो सरप्लस बजट होता है वो हमारा फायदा देता है। सरप्लस बजट फायदा, सही बात है कि आपका जो है मतलब रेवेन्यू आपका ज्यादा हो जाता है एक्सपेंडिचर से। ठीक है ना, तो हमारा बजट क्या आ जाता है, सरप्लस में आ जाता है। ठीक है, जब हमारा रेवेन्यू एक्सीड हो जाता है एक्सपेंडिचर से सरकार का, तो उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस आ गया। ठीक है ना, हमारा बजट क्या हो गया, सरप्लस में। तो ये बात तो सही है, सरप्लस बजट तो सबकी अच्छी बात है, पॉजिटिव रहता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, पैसा आता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये उसके फेवर में नहीं थे। अब क्यों ऐसा हुआ, क्यों फेवर में नहीं थे, आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ठीक है, ही हेल्ड दैट द, अब ये बता रहे कि हेल्ड दैट द पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट वाज अनसाउंड। सही तरीके से वो बजट जो है काम नहीं करता, वो सही नहीं था। क्यों? ही बिलीव दैट ए सरप्लस बजट वुड डिमोटाइज इवन द मोस्ट कंसंट्रेशंस गवर्नमेंट फॉर रिसोर्टिंग ए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। मतलब देखिए, जो आपका गवर्नमेंट बजट था, ठीक है ना, गवर्नमेंट बजट सरप्लस में आ रहा है, तो गवर्नमेंट जो है खर्चा बहुत ज्यादा से ज्यादा करती है, जो अपना सरप्लस आता है उसको गलत तरीके से मिसयूज करती है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से मतलब ये उसके फेवर में नहीं थे, स्टार्टिंग में इन्होंने बोल दिया था। ही टॉट दैट सक्सेशन ऑफ सरप्लस बजट वुड मेड द गवर्नमेंट इंड्यूस इन द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वैगेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्चा, अत्यधिक खर्चे जो है गवर्नमेंट करती थी। इंड्यूस मतलब बहुत ज्यादा खर्चा ये करती थी, जो सरप्लस आता उसके पैसे का मिस यूज करती थी एक तरीके से गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए उसके फेवर में नहीं थे। अब आगे, ही टॉट वुड बी द स्पेशली ट्रू, ये बात सही है, ऑफ द कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर द पब्लिक रेवेन्यू आर एडमिनिस्ट्रेशन under no sense of the responsibility such as the exist of the waste to the governed. Gokhale was against using the budget surplus for repaying the debt incurred in the construction of railway। देखिए ये बता रहे हैं कि जो आप मिसयूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो पैसों को गलत जगह इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, उसको क्या कर रही है कि उसको गोखले वाज अगेंस्ट, मतलब गोखले इसके अगेंस्ट में थे कि उसको रीपे किया जाए, जो डेप्ट है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन का जो डेप्ट है, मतलब जो पुराना उधार उसको चुकाया जाए। ठीक है, जो रेलवे का जो मतलब रेलवे कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा है उससे उसका काम हो सरप्लस का, ये बताए। एज द रेलवे वेयर द कमर्शियल अंडरटेकिंग, इट शुड मीट द डेप्ट कमिटमेंट फ्रॉम द ओन इनकम एंड नॉट फ्रॉम द प्रोसीड फॉर ऑफ टैक्सेशन। ठीक है ना, मतलब यहाँ से इसका ये जो आपका इंडियन रेलवे है उसका खर्चा यहाँ से पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद
द फाइनेंस, अब देखिए लिखा है एक लास्ट पॉइंट है, द फाइनेंस ऑफ द लोकल बॉडीज एंड द इम्प्रूव प्रोविजंस वेर पुअर, so Gokhale suggests and the in equitable distribution of tax revenue between the center and प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है ना, जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पूर्वांचल गवर्नमेंट है, ठीक है, एंड द लोकल बॉडीज जो लोकल अथॉरिटीज हैं, सो सजेस्टेड दैट द लैंड रेवेन्यू, देखो सबको रेवेन्यू अलग अलग मिलता है, जैसे हमारे देश में अभी जीएसटी लग रहा है, तो सेंट्रल एक आपका सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, तो सीजीएसटी किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और एसजीएसटी किसके पास जाता है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है, तो सबका अपना अपना बना हुआ है, तो ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू जब आएगा, पैसा आएगा, टैक्स के थ्रू पैसा आएगा, तो वो कौन सा पैसा कौन ले जाएगा, ठीक है ना, तो एक्साइज एंड रेवेन्यू फ्रॉम द फॉरेस्ट माइट टू द गिवन टू द प्रोविजन, ठीक है, फिर उसके बाद ओपियम, साल्ट, कस्टम्स, ठीक है, मतलब जो सारी चीजें अफीम हो गई, साल्ट नमक हो गए, ठीक है ना, कस्टम्स वगैरह, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है ना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ माइट बी गिवन टू द इंपीरियल गवर्नमेंट, मतलब इसका पूरी तरीके से कौन यूज करेंगे, मतलब ये किसको दिया जाएगा, इंपीरियल गवर्नमेंट को, ठीक है, द अनइक्वेनियल, ठीक है, क्विनक्वेनाइलियल होता है भाई, ठीक है ना, क्विनक्वेनाइलियल रेवेन्यू, मतलब इसका मतलब होता है 5 साल का, देखिए बहुत ये वर्ड बहुत टेक्निकल है, 5 ईयर, 5 ईयर का जो पॉलिसी बनाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्विनक्वेनाइलियल रेवेन्यू, ठीक है, तो क्विनक्वेनाइलियल रेवेन्यू सेटलमेंट माइट बी गिवन टू द लोकल बॉडीज, अगर इनके इनसे जो रेवेन्यू मिलेंगे 5 साल की पॉलिसी से, वो लोकल बॉडी को दिया जाएगा, बाकी ये सब ऑपियम, सॉल्ट, कस्टम्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ से जो पैसा आएगा वो हमारा इंपीरियल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ठीक है, ये इन्होंने बताया, तो इतना कंटेंट आपका था किसमें, आपका इंडियन फाइनेंस के बारे में। अब नेक्स्ट आपका है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इन्होंने बोला कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, क्योंकि आपको पता है गोखले वाज एन एडवोकेटेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को क्या किया इन्होंने, अधिकार को डिसेंट्रलाइज किया, मतलब अधिकार को कई जगह इन्होंने बांट दिया, एक आदमी के हाथ में रहना अधिकार सही नहीं है, ही सजेस्टेड, इन्होंने बताया द क्रिएशन द क्रिएशन ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल एंड द लोकल बोर्ड एंड द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब एक लोकल लेवल पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत बनाया जाए, आपका विलेज लेवल पे जो है आपका लोकल बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की जाए, ताकि उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो समस्या है, उनको सुना जा सके, उनका निपटारा जल्दी किया जा सके, ठीक है, फिर उसके बाद ही सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंस टू द एसिड्स द गवर्नमेंट, द गवर्नर्स, ठीक है ना, फिर उसके बाद ही हेल्ड दैट द प्रोविंशियल लेजिस्लेशन शुड डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर रिलेटिंग टू द फाइनेंस एंड द बजट, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, कुछ जो है आपका विलेज लेवल पे इसको खोले जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ पंचायत भवन है, फिर उसके बाद जो है लोकल बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इनकी स्थापना की जाए, ठीक है, चलिए, फिर इसके बाद क्या है नेक्स्ट, in 1896 the British government decided to the increase the duty of salt meet the deficit of 1.5 million, ठीक है, मतलब आपको पता है 1896 में 1896 की बात है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टैक्स पे जो टैक्स लगाता था नमक पे, साल्ट पे, उस टैक्स का पैसा, मतलब जो 1.5 मिलियन पाउंड, जिसको कहता है 1.5 मिलियन रुपीस नहीं है, 1.5 मिलियन पाउंड which across as the result of the एनेक्सेशन ऑफ द बर्मा, मतलब बर्मा के युद्ध में जो भी युद्ध होता था, जो भी उनका जो भी मतलब लॉस होता था, उसको कंपनसेट करने के लिए इस टैक्स का पैसा ये यूज करते थे, ठीक है, ये बात डेटा याद रखना, 1896 की बात है, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, 1.5 मिलियन जो कि टैक्स के पैसा रेवेन्यू आता था इनका साल्ट पे, उस पैसे का यूज ये बर्मा के युद्ध में, ठीक है, जो भी लॉसेस होते थे उसको कंपनसेट करने के लिए करती थी, ठीक है, तो गोखले ने अब क्या बोला, गोखले अपोज दिस द वुड प्लेस द हैवी बर्डन ऑफ द पुअर, बहुत ज्यादा बर्डन आ गया गरीबों पे, टैक्स देना था, अगेंस्ट इन 1879 हिज गवर्नमेंट रिमूव द 5% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल, 5% टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्या कर दिया, छूट दे दिया, टैक्स रिमूव कर दिया, ठीक है, फिर इम्पोज द 31.2% एक्साइज ड्यूटी ऑन इंडियन कॉटन गुड्स को कितना देना था, 31/2 ही देना था, ठीक है, 1896 की है, फिर उसके बाद गोखले अटैक
दीज टू मेजर, इसके लिए इन्होंने दो दो युद्ध भी किया इन्होंने कि आप टैक्स को जो है घटाइए, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये टैक्स के रिगार्डिंग ये बात हो गई, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया पावर का। अब इसके बाद लैंड रेवेन्यू की बात आएगी। लैंड रेवेन्यू क्या है? गोखले सजेस्टेड सर्टेन रिफॉर्म इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम आल्सो। देखिए क्या है, ही सजेस्टेड दैट द रैयतवाड़ी, जो आपकी महाजन साहूकार होते थे ना, कि आपको ज्यादा पैसा दे देते थे, उसके बाद जो है कोई कागजी कार्रवाई नहीं होता था, फिर उसके बाद जो है पैसा आपका जो है आप नहीं चुका पाते थे, आपका जमीन कब्जा कर लेती थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये आपका रैयतवाड़ी एरियाज वेयर द कल्टीवेटर्स पेड रेवेन्यू डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। जो भी कल्टीवेटर्स थे, जो कि मतलब जमीन को यूज करते थे, उसके बदले में उनको क्या देते थे? लगान देते थे ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू, टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते थे ये लोग। जितना प्रोडक्शन हुआ उसको गवर्नमेंट को डायरेक्ट ये लोग प्रोडक्शन के लिए पैसा देते थे, ठीक है। तो द रेवेन्यू शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस। जिनका जो है लिखा है कि जो रेवेन्यू था वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उनका ग्रॉस, मतलब जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उससे ज्यादा, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात क्या है? बस ये 2 पॉइंट और बचा है इसमें, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, देखिए गोखले वाज हाईली क्रिटिकल लार्ज ऑफ द इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद पॉइंटेड आउट द इंडियन मॉनेटरी resources were the misspent in the extending northern and northeastern frontiers and the using crop for the imperial purpose। मतलब कोई भी पैसा जो आता था इनके पास, ये पैसा को मिस यूज करते थे, ठीक है ना। मतलब जो इंपीरियल थे, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अपने यूज के लिए पैसे को खर्च करती थी। अब हमारे देश में जितना भी इंडियन रेलवे बनाया गया है, जितने भी पुल बनाए गए हैं जो पहले पहले के समय के हैं, तो वो ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए बनाए, ताकि वो गांव से बड़े शहर तक वो अपने सामान को आसानी से ले जा सकें, ठीक है। ये मत समझना कि हमारे देश की विकास करा के लोग गए हैं, ठीक। ही चार्ज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड दे डिड नॉट ब्रदर अबाउट द इंडियन टैक्स पेयर, ठीक है। तो इज द emphasis in need the controlling public expenditure in India। अब ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। फिर इसके बाद ये रॉयल कमीशन वाज, लास्ट पॉइंट है, रॉयल कमीशन अपॉइंट कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आपको सभी याद करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप ध्यान से समझेंगे। रॉयल कमीशन कब अपॉइंट किया गया? 1895 में, टू इंक्वायर इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ ए मिलिट्री एंड सिविल एक्सपेंडिचर। ये इसको इस समय स्थापना हुई इसकी। एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ चार्जेस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड इंडियन फॉर द पर्पज विज द, ठीक है। अब इसके बाद देखिए गोखले वाज वन ऑफ द नॉन ऑफिशियल विटनेस थे ये कमीशन के। फिर इसके बाद इन्होंने 3 पार्ट में इसको जो है डिवाइड किया इस एविडेंस को। ये 3 एविडेंस है। पहला, द फर्स्ट वन ऑफ द डीलिंग विद द मशीनरी ऑफ कंट्रोल, उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा आप। द सेकेंड विद द प्रोग्रेस ऑफ द एक्सपेंडिचर, उसके बाद लास्ट क्या है? पोर्शन डीलिंग विद द अपॉर्टमेंट ऑफ द चार्जेस बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया, ठीक है। ये था आपका पूरा कंटेंट इसके रिगार्डिंग। ये सब आइडियाज हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया है, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में ये दिया गया है। इन्होंने कौन सा कोट्स लिखा, फिर उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ, मतलब किस क्या क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बाद इनका आइडियाज क्या क्या रहा है, उसमें क्या क्या मेन मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है, अब इसमें जो है आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, और कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज वहाँ पे मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।